हाय एवरीवन, वेलकम टू साइंस अड्डा 24/7। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मॉडर्न फिजिक्स में एटम्स के पार्ट नंबर 3 को आज हम कवर करने वाले हैं, जिसमें हम एनर्जी स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो पार्ट नंबर 2 में थोड़ा सा रह गया था ना, आज उसको कवर कर लेते हैं। लेमन बामर पास्टन ब्रैकेट पर फंड सीरीज क्या होती है, कहाँ से कहाँ तक ट्रांजिशंस रहती है। एक सीरीज में बात करें तो वेवलेंथ बढ़ता है या कम होता है रिस्पेक्टिवली। अगर ऑल्टरनेट सीरीज में बात करें तो क्या पैटर्न रहता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ इन डिटेल। सो फटफट से एकदम सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अगर अभी तक नहीं किया है, एंड जल्दी से जुड़ जाएंगे सबके सब। आज फाइनली ये चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, एंड फिर इसके बाद जो बेटा सेशन आएगा उसमें मैं आपको इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करवा दूंगी, ठीक है। सो आई एम होपिंग दैट कि आपने अच्छे से दिवाली मना ली है और आपका दिवाली वाला जो वाइब है वो अब खत्म हो चुका है, एंड आपने अच्छे से इस टाइम को यूटिलाइज किया होगा और आपने सारे के सारे सेशंस को फॉलो किया होगा। इसी उम्मीद में हूं मैं, इसी उम्मीद से मैं इस सेशन को भी बनाकर जा रही हूँ। सो चलिए लेट्स बिगिन विद टुडेज क्लास। हम बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में पढ़ रहे थे बेटा लास्ट क्लास में, एंड हमने इसके रिलेटेड जितनी भी डेरिवेशन थी उसको कवर कर लिया था। चाहे वो रेडियस था, चाहे वो स्पीड था, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी था, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी था, चाहे वो टोटल एनर्जी था। हमने सारे के सारे बेटा कवर कर लिए थे डेरिवेशंस। फिर हम एनर्जी के एक एक्सप्रेशन पर आए थे जिसमें हमने ये जाना था कि अगर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में, जिसमें हमने जाना था कि अगर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में कोई इलेक्ट्रॉन आता है डी एक्साइट होके, लेट सपोज इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल पर ये है एनर्जी E2 और ये है एनर्जी E1, है ना। लेवल 2 और लेवल 1 में बता रही हूँ, ठीक है। सो बेटा अगर यहाँ से यहाँ पर कोई आपके पास एटम डी एक्साइट होकर आते हैं, और एटम में बेसिकली क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही तो रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर आ रहा है। सो बेटा ये क्या इमिट करता है, एक फोटोन को इमिट करता है, जिसकी एनर्जी किसके बराबर होती थी, जिसकी एनर्जी किसके बराबर होती थी, डेल्टा ई के बराबर होती थी। याद आया, जिसकी एनर्जी किसके बराबर होती थी, डेल्टा ई के बराबर होती थी। तो HC बटा लेमडा बेटा हम डेल्टा ई के बराबर लेते थे, और यहाँ से 1/लेमडा का हमने एक सुंदर सा रिलेशन निकाला था, आर जेड का स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ये सब मैं आपको करवा के आई हूँ लास्ट पार्ट में। अगर आपने उस पार्ट को भी अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज पार्ट नंबर 2 को पहले देखिए। लैम्डा की बात करें तो बेटा लैम्डा क्या है यहाँ पर, व्हाट इज लैम्डा है, लैम्डा इज द वेव लेंथ ऑफ द फोटोन जो कि अमिट हुआ है। R इज द रेडबर्ग कांस्टेंट, Z इज द एटॉमिक नंबर, N1 इज द लोअर मोस्ट लेवल जिसपे आपके पास इलेक्ट्रॉन लौट के आया है, और N2 वो हायर लेवल है जहां से इलेक्ट्रॉन लौट कर आ रहा है, ठीक है। सो N1 N2 R Z एंड लेमडा सब क्लियर हो गए बेटा। अब ना मैंने अगर थोड़ा सा तामझाम लगाया था और हाइड्रोजन एटम के लिए बेटा Z की वैल्यू को क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया था, 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया था। तो Z की वैल्यू को 1 सब्स्टिट्यूट करने के बाद मैंने एक जनरल बेटा रिलेशन निकाला था एनर्जी के बीच में और n यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बीच में, दैट केम आउट टू बी -13.6 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर आपको याद हो बेटा, हमने यहाँ पर इस नेगेटिव के साइन को किस तरीके से समझा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंड है किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, ठीक है। ये एनर्जी किस में आई थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई थी। अट्रैक्टिव फोर्स है इसीलिए नेगेटिव का साइन आया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने डिफरेंट एनर्जी लेवल्स देखे थे, n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3 एंड सो ऑन। और मैंने आपको बताया था n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी तक की अगर मैं बात करूं तो डिस्क्रीट नेचर रहता है, और n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी के बाद बेटा कॉन्टिन्यूअस नेचर रहता है। स्टेप्स एंड रैंप, याद आ गया। स्टेप्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्रीट नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड रैंप क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्टिन्यूअस नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट करता है। सो बेटा यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 के कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास जो एनर्जी लेवल्स आए वहां पे हमने एनर्जी की वैल्यूज निकाली, -13.6, -3.40, -1.51 एंड -0.85 एंड -0.54 नेगेटिव में। ऊपर जाते जाते एनर्जी नेगेटिव में कम होती जा रही थी, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल न्यूक्लियस के पास बैठा है वो ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है एज कंपैरेटिव टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो कहाँ पर बैठा बेटा, आउटर इलेक्ट्रॉन में बैठा। और उसको क्या बोलते हैं जी बेटा जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अरे किताबी भाषा में, आपके फिजिक्स कोर मैम की भाषा में उसको क्या बोलते हैं,
वेले इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? वेले इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा जो वेले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो न्यूक्लियस के साथ ज्यादा बाउंड नहीं होते, ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता उनके बीच में। अगर हम बात करें जो इनर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है उनमें ज्यादा बाउंड होता है, ठीक है, उनमें ज्यादा बॉन्ड होता है। आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड। बेटा ये हमने रिलेशन पढ़ लिया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल्स में भी करवाया था आपको लास्ट क्लास में, बट हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। फिर हम इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन एटम को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो अब जब एटम्स की बात करते हैं, न्यूक्लियाई की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की बात करते हैं, ये सब चैप्टर्स कैसे हैं? थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं। कैसे चैप्टर्स हैं? थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं। और थ्योरेटिकल चैप्टर्स में क्या होता है? हमको लिखना आना चाहिए प्रॉपरली आंसर, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलते। सो प्रॉपर वे से हम आंसर को किस तरीके से लिखेंगे बेटा, उसी के लिए मैंने आपके लिए सारे यहाँ पर नोट्स शेयर किए हैं, ठीक है। सो पहला आप लिखेंगे द डायग्राम इज शोन एज एनर्जी लेवल डायग्राम। ये वाले डायग्राम की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं बेटा हम, इसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल डायग्राम बोलते हैं। जो लोएस्ट एनर्जी लेवल होता है उसको हम n इज इक्वल्स टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंगली स्टडी करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट बेटा। n इज इक्वल्स टू 1 के लिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं। n इज इक्वल्स टू 0 की जब मैं बात करती हूँ ना, n इज इक्वल्स टू 0 की जब मैं बात करती हूँ तो वो होता है फॉर द ग्राउंड स्टेट, वो होता है फॉर द ग्राउंड स्टेट। ऐसा नहीं समझना, हमेशा लेवल कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। अगर n की वैल्यू 1 है बेटा ग्राउंड स्टेट के लिए, ग्राउंड स्टेट के लिए, तो आपको अगर पूछ लिया जाए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू क्या होगी, तो बच्चा क्या करता है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n की वैल्यू 1 होगी। नहीं भाई, n की वैल्यू 2 होगी। ये जितना भी नंबर है इसमें आपको प्लस ऑफ 1 करना पड़ता है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि सेवेंथ एक्साइटेड स्टेट के लिए, सेवेंथ एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू क्या है, तो बेटा 7 प्लस ऑफ 1 यानी कि 8, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 8 हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे मेरे साथ, है ना, वहां पे बेटा इन्हीं चीजों में गड़बड़ आएगी। आपकी n की वैल्यू में गड़बड़ ना आए तो हमेशा याद रखिए कि ग्राउंड लेवल कहां से स्टार्ट हो रहा है? n इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कहां से स्टार्ट हो रहा है? n इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। n इज इक्वल्स टू 1 कॉरस्पॉन्ड्स टू द नॉर्मल अनएक्साइटेड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ग्राउंड स्टेट। इसको क्या बोला जाता है? ग्राउंड स्टेट बोला जाता है। फिर इन एनर्जी लेवल डायग्राम द लोअर एनर्जी मोर नेगेटिव, जितना कम एनर्जी होगा लेवल में, यानी कि n इज इक्वल्स टू 1 की बात करें तो वो मोर नेगेटिव है बेटा, माइनस ऑफ 13.6। जैसे जैसे अब हम ऊपर जाते जा रहे हैं, देख रहे हो आप, नेगेटिव में वैल्यू कम होती जा रही है। जब हम कॉन्टिन्यूम के पास पहुंचेंगे, यानी कि कॉन्टिन्यूस एनर्जी के पास पहुंचेंगे, तो बेटा एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। बोलो, फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ, किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ बाउंड नहीं रहेगा, ठीक है, बाउंड नहीं रहेगा। जब तक नेगेटिव है तब तक ही बाउंड है, ठीक है। आगे चलिए, ओके जी, आगे चलते हैं। वाइल द हायर एनर्जीज आर लेस नेगेटिव एट द टॉप, by such a consideration the various electron jumps between the allowed orbitals will be vertical arrows between the different energy levels। यानी कि बेटा अगर हम यहाँ पे बात करें हायर से लोअर लेवल पर कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो कैसे शो करता है बेटा? वर्टिकल एरो की हेल्प से शो करता है। हॉरिजॉन्टल लाइंस बताती है एनर्जी लेवल्स के बारे में और वर्टिकल एरोज बताते हैं बेटा ट्रांजिशंस के बारे में। द एनर्जी ऑफ द रेडिएटेड फोटोन इज ग्रेटर व्हेन द लेंथ ऑफ द एरो इज ग्रेटर। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बेटा दो रिप्रेजेंटेशंस कर रही हूँ ट्रांजिशन की, यहाँ से भी कोई फोटोन निकलेगा, यहाँ से भी कोई फोटोन, तो बेटा ये बताया गया, ये समझा गया कि अगर लेंथ ऑफ द एरो ज्यादा है ना, जैसे कि फर्स्ट वाली एरो अगर हम बात करें तो उसकी लेंथ ज्यादा है, तो लेंथ ऑफ द एरो ज्यादा है, यानी कि ये वाला जो फोटोन निकल रहा होगा इसका जो एनर्जी होगा वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा एज कंपेरेटिव टू दिस वाला फोटोन, ठीक है। अगर लेंथ ज्यादा है तो मतलब क्या समझ में आता है बेटा? लेंथ ज्यादा है तो डेल्टा ई की वैल्यू ज्यादा है, बोलो, यानी कि एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, यानी कि एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है। एनर्जी जो चेंज इन एनर्जी है वही तो फोटोन का एनर्जी है ना बेटा। अगर डेल्टा ई यानी कि लेंथ ज्यादा बड़ा होगा, दूर दूर लेवल्स हैं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली डेल्टा ई बड़ा होगा तो फोटोन का एनर्जी भी बड़ा होगा, ठीक है। चलिए आगे चलिए। सो अब ये इंपॉर्टेंट टेबल है जो आपको लर्न करना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको
एकदम इंपॉर्टेंट लिख लो बेटा इसके ऊपर, इसको मिस आउट नहीं करना, इसको लर्न कर लेना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हम बार बार ना बेटा एनर्जी का वैल्यू नहीं फाइंड करके देख सकते। एनर्जी का जो वैल्यू था -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट था ना, n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन के लिए बार बार हम इसमें बेटा वैल्यू पुट करके फाइंड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा। तो इट्स बेटर ना कि हम मैक्सिमम 5 वैल्यू तक और मिनिमम 4 वैल्यू तक लर्न कर लें। तो बेटा जो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा, -13.6 फर्स्ट लेवल के कॉरस्पॉन्डिंगली, सेकंड लेवल के कॉरस्पॉन्डिंगली -3.4, थर्ड लेवल के कॉरस्पॉन्डिंगली -1.51, फोर्थ लेवल के कॉरस्पॉन्डिंगली 0.85। और अगर हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो यही वैल्यूज बार किस में, पॉजिटिव में, यही वैल्यूज बट किस में, पॉजिटिव में। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाइए, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है, एनर्जी लेवल्स पढ़े थे अब आराम से। अब इलेक्ट्रॉन को थोड़ी चुल मची कि मैं ज़रा ऊपर वाले लेवल पे घूम के आता हूँ, पर बेटा जब वो ऊपर वाले लेवल पे गया ना तो उसकी थोड़े से टाइम में ही ना टाइम फिक्स हो गई। ऊपर वाले लेवल पे चला तो गया बट ऊपर वाला लेवल तो बहुत अनस्टेबल था। 10 रेज टू द पावर -8 सेकेंड्स के अंदर अंदर उसको रियलाइजेशन हो गया कि यार मैं लोअर लेवल पर ही सही था। तो वो हायर लेवल से लोअर लेवल पर वापिस आ जाता है बेटा कितने सेकेंड्स के अंदर अंदर, 10 रेज टू द पावर -8 सेकेंड्स के अंदर अंदर। It has been shown that the energy of the outer orbit is greater than the energy of the inner ones. ठीक है, when the hydrogen atom is subjected to the external energy, जब हाइड्रोजन एटम को बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी मिलेगा, the electron jumps from the lower energy state to the hydrogen atom in the excited state। यानी कि बेटा जब बाहर से आई काजू कतली और उसको खाया हमने दिवाली पर तो बेटा हम हो गए एक्साइटेड, हम हो गए एक्साइटेड। फिर हमको रियलाइजेशन हुआ कि अरे दिवाली तो एक ही दिन की होती है, उसके बाद तो फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो हम 10 रेज टू द पावर -8 सेकेंड्स में बेटा उस एक्साइटेड स्टेट से आ गए वापस। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया था उसको 10 रेज टू द पावर -8 सेकेंड्स में रियलाइजेशन होगा कि नहीं भाई चलो नीचे, चलो चलो चलो। सो बेटा वो वापस से किस में आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, वापस से किस में आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। कितने टाइम में आएगा, 10 रेज टू द पावर -8 सेकेंड्स में आएगा। ठीक है, 10 रेज टू द पावर -8 सेकेंड्स में आएगा। आगे चलिए, द एक्सेस ऑफ एनर्जी इज नाउ रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ्स। अब जब हायर लेवल से लोअर लेवल पे आ रहा है तो बेटा फोटोन की क्या करके आएगा, उल्टी करके आएगा। भाई फोटोन की कितनी बार बता दिया आपको, एमिट करेगा फोटोन को। तो उस फोटोन का बेटा डिपेंडिंग अपॉन कितना एनर्जी डिफरेंस है, आपने किस लेवल से किस लेवल तक की ट्रांजिशन ली है, डिफरेंट डिफरेंट फोटोन्स निकलेंगे। बेटा डिफरेंट डिफरेंट फोटोन्स निकलेंगे तो उनका डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होगा, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होगा तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगा, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगा तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रम पे लाई करेंगे। बोलो, सो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमें क्या मिलता है बेटा, डिफरेंट वेवलेंथ्स मिलती हैं, किसकी, फोटोन्स की। ठीक है, फोटोन्स की। अब द डिफरेंट वेवलेंथ्स कॉन्स्टिट्यूट द स्पेक्ट्रल सीरीज, इसी के कॉरस्पॉन्डिंगली बेटा हमको क्या मिलती है, स्पेक्ट्रल सीरीज मिलती है, which are characteristics of the atom emitting. Then the wavelength of the different members of the series can be found from the relation this। ये relation हम already derive कर चुके हैं लास्ट क्लास में। अच्छा, अब ये एक बात और सुन लेना बेटा, हाइड्रोजन की बात करें, हीलियम की बात करें, लिथियम की बात करें, बोरॉन की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, हर एक का जो बेटा स्पेक्ट्रम होगा, स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं, जो एनर्जी स्पेक्ट्रम होगा वो डिफरेंट होगा। वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, यूनिक होता है। वो आपको एटम की प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। तो बेटा हाइड्रोजन और हीलियम एक थोड़ी है, डिफरेंट है। सो उनका जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है एनर्जी का, वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। आगे चलिए बेटा, अब जो स्पेक्ट्रल सीरीज है वो कितने प्रकार की हैं, स्टार्टिंग विद द नंबर 1 इज द लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में आप हमेशा याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन बेटा जहां पर भी हो, कोई से भी लेवल पे हो, लौट के हमेशा ग्राउंड लेवल पर आएगा, n = 1 में। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, जो पिंक लाइंस है बेटा, ये किसको रिप्रेजेंट करिए, लाइमन सीरीज को रिप्रेजेंट करिए। तो बेटा जो लौट के आने वाला लेवल है यानी कि n1 है, वो तो फिक्स है 1। ठीक है, वो तो फिक्स है 1। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमेशा जंप किस में करता है बेटा, कहीं से भी L M N से जंप करके बेटा किस में आता है, K शेल में वापस आता है। और ऊपर वाला हमारे पास कोई लिमिट नहीं है, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी लेवल हो सकता है। सो दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू व्हाट, लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। अच्छा, अब बात करते हैं हम फर्स्ट मेंबर इन दिस केस।
अगर हम बात करें n इज इक्वल्स टू 1 बेटा लाइमन सीरीज का लेवल जिसपे इलेक्ट्रॉन को वापस लौट कराना है। अब बेटा 1 से 1 पे थोड़ी लौट कराएगा, बोलो 2 से ही 1 पर लौट कराएगा ना। सो बेटा 2 से 1 पर गया तो ये फर्स्ट मेंबर का सीरीज का फर्स्ट मेंबर हो गया। अगर इन्फिनिटी से लौट कर 1 पे आ रहा है तो वो लास्ट मेंबर हो गया। इन्फिनिटी से लौट कर 1 पर आ रहा है तो वो लास्ट मेंबर, अगर सेकंड से लौट कर फर्स्ट पे आ रहा है तो वो फर्स्ट मेंबर। तो बेटा इनके ना वेवलेंथ्स निकालने आ जाते हैं कभी कभी, तो मैंने आपके लिए डाल दिए हैं पीपीटी में। अगर आप यहाँ पर वैल्यू को सॉल्व करेंगे, आर रेडबर्ग कांस्टेंट 1/1 का स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट पे लौट के आ रहा है, कहाँ से लौट के आ रहा है, 2 से लौट कर आ रहा है, तो यहाँ पे स्क्वायर करना है, भूलना नहीं है बेटा। इन टर्म्स ऑफ आर यानी कि रेडबर्ग कांस्टेंट हमारे पास लैम्डा कितना निकल के आया, 4/3r। अगर आर की वैल्यू डाल देंगे तो 1216 एंगस्ट्रॉम निकल के आता है। वहीं पर अगर हम लास्ट मेंबर की बात करें तो वेवलेंथ कितना निकल के आ रहा है, 912 एंगस्ट्रॉम। ध्यान से देखना क्या बताने जा रही हूं। फर्स्ट मेंबर 1216, लास्ट मेंबर 912 एंगस्ट्रॉम। यानी कि मैं कह सकती हूं, कहना इससे कि एक सीरीज के अंदर, लाइमन सीरीज की ही अगर मैं बात कर रही हूं, तो एक सीरीज के अंदर कॉन्जिक्यूटिवली जो आपका वेवलेंथ है वो डिक्रीज कर रहा है, जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज कर रहा है। बोलो एक सीरीज, अगर लाइमन सीरीज में बात करें, n इज इक्वल्स टू 2 to 1, 3 to 1, 4 to 1, 5 to 1, इन्फिनिटी टू 1। बेटा आपके पास जो लैम्डा की वैल्यू है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। लैम्डा की वैल्यू इज डिक्रीजिंग, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू इज डिक्रीजिंग। फिर कभी कभी ना पूछ लेते बेटा कौन से रीजन में ये लाई करता है। अब वेवलेंथ है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंगली फ्रीक्वेंसी भी है, राइट। सो ये कौन से रीजन में लाई करता है बेटा, जो लाइमन सीरीज है वो लाई करती है अल्ट्रावायलेट रीजन में। याद रखोगे, बोलो जरा रेड हार्ट्स की बारिश करते रहना, ठीक है, चैट बॉक्स में, एंड लाइक कर देना सेशन को बेटा। अगर आपको मजा आ रहा है सेशन में, एकदम सुपर डुपर ऑसम तरीके से क्लियर हो जाता है, आप अगर मेरे साथ पढ़ते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को, आपको मजा आ जाता है ना, एकदम फुल ऑन जोश में बेटा अगर आप रहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि और क्लास चलती रहे लंबी, है ना, तो लाइक तो बनता है बेटा एक, और शेयर तो बनता है, और एक हार्ट तो बनता है चैट बॉक्स में। मैम के लिए एक हार्ट तो बनता है चैट बॉक्स में। चलें आगे, नेक्स्ट सीरीज की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, बामर सीरीज। अब बेटा ये जो सीरीज वाला कॉन्सेप्ट था ना, तो सबसे पहले पता है कौन सी सीरीज आई थी, सबसे पहले बामर सीरीज ही आई थी। अब बोलो मैम बामर सीरीज क्यों आई, पहले तो हमने लाइमन पढ़ा। बेटा बामर सीरीज जो होती है वो विजिबल रीजन में लाई करती है, और हमको तो ऐसा क्या दिखता है बेटा, विजिबल रीजन की ही लाइट दिखती है ना। सो बामर सीरीज जो होती है वो सबसे पहले इन्वेंशन हुआ था उसका, ठीक है। बामर सीरीज में सबसे पहले हमें स्पेक्ट्रल लाइंस दिखाई दी थी। बामर सीरीज में क्या होता है बेटा, लौट के कहाँ पर आना है, वापस सेकंड लेवल पर लौट कर आना है। यानी कि आपको बेटा लौट के कहाँ पे आना है, हायर लेवल से लोअर लेवल, कौन से लेवल पर लौट कर आना है, एल लेवल पर लौट कर आना है वापस, ठीक है। द सीरीज इज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द वेवलेंथ्स व्हिच आर emitted when the electron jumps from the outer orbit to the second orbit, that is electron jumps to the L orbit, give rise to what, give rise to the बामर सीरीज। बेटा अब बामर सीरीज में भी आप फर्स्ट मेंबर और लास्ट मेंबर का जब वैल्यू सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट मेंबर आता है 6563 और लास्ट मेंबर आता है 3646। बेटा विजिबल रीजन और नियर अल्ट्रावायलेट रीजन में ये लाई करती है। अब आती है बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब अगर इसमें भी मैं देखूं बेटा फर्स्ट से लास्ट में जा रही हूं तो वेवलेंथ क्या कर रहा है, बोलो वेवलेंथ क्या कर रहा है, लैम्डा की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। लैम्डा की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। लैम्डा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लैम्डा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बट अगर मैं इसको कंपेयर करूं लाइमन के साथ, बेटा लाइमन में आपके पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, 1216। अब इसमें बेटा जो फर्स्ट मेंबर है उसकी वैल्यू कितनी है, 6563। यानी कि जब एक सीरीज की बात करें तो आपके पास लैम्डा लास्ट मेंबर तक कम होते जा रहा है, बट जब आप एक सीरीज से दूसरी सीरीज में शिफ्ट हो जाते हैं तो लैम्डा की वैल्यू क्या करती है बेटा, इंक्रीज करती है। समझ में आया। कॉन्जिक्यूटिवली अगर मैं बात करूं बेटा आपके पास लाइमन और बामर में से कहां पर आपको वेवलेंथ ज्यादा मिलती है, तो आप बोलोगे बामर में। बट अगर मैं लाइमन में ही बोलूंगी कि आपके पास फर्स्ट मेंबर की ज्यादा वेवलेंथ है या लास्ट मेंबर की, तो तुम क्या बोलोगे, फर्स्ट मेंबर की ज्यादा वेवलेंथ है। आई होप ये एकदम सी क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा और दिमाग में फिट हो गया होगा बेटा, बैठ गया होगा दिमाग में। फिर हम तीसरी सीरीज की बात करते हैं बेटा, विच इज रेफर टू एज पास्चियन सीरीज। कौन सा सीरीज, पास्चियन सीरीज। पास्चियन सीरीज में लौट के कहाँ पे आना है बेटा, थर्ड लेवल पर लौट के कहाँ से आना है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ टिल इन्फिनिटी, कोई भी लेवल से लौट कर हमेशा कौन से लेवल पर आना है, थर्ड लेवल पर आना है, ठीक है। अब बेटा अगर इसके केस में बात करें फर्स्ट मेंबर का जो आप देख सकते हैं लैम्डा है वो बहुत बड़ा है,
ठीक है। इट इज़ ऑलमोस्ट 18,750 एंगस्ट्रॉम, वेरी बिग। अब ये वैल्यूज़ को याद नहीं करना, दिस इज़ ओनली फॉर दैट पर्पज़ कि आपको पता चल सके कि एक सीरीज के अंदर लैम्डा जो है बेटा वो क्या करता है, डिक्रीज करता है, और कॉन्जिक्यूटिव सीरीज के अंदर लैम्डा की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है। ये सीरीज बेटा कहाँ पे लाई करती है, इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। कहाँ पे लाई करती है, इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। फिर चलते हैं आगे हम फोर्थ सीरीज की तरफ, दैट इज ब्रैकेट सीरीज। कौन सा सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। पहला पड़ा लाइमन, सेकंड पड़ा बामर, थर्ड पड़ा पास्चन, फोर्थ है ब्रैकेट। ब्रैकेट सीरीज में कहां पर लौट कर आएंगे हम, के एल एम एन। के पर लौट कर आते हैं जब लाइमन होता है, एम पर लौट के आते हैं जब बामर होता है, नहीं एम पर बामर नहीं होता बेटा यार, अरे भाई कंफ्यूज हो जा रहे हैं, है ना, बोलते बोलते कभी कभी ऐसा ट्विस्ट आ जाता है बेटा। के एल एम एन, के पर जब लौट कर आ रहे हैं तो लाइमन, जब आपके पास एल पर लौट कर आ रहे हैं तो आपके पास बेटा बामर, जब एम पर लौट कर आ रहे हैं तो पास्चन, जब एन पर लौट कर आ रहे हैं तो ब्रैकेट, ठीक है, जब एन पर लौट के आ रहे हैं तो ब्रैकेट, ठीक है जी, के एल एम एन। सो एन सीरीज में यानी कि एन पे जब एन लेवल पे बेटा इलेक्ट्रॉन जंप करके वापस आ रहा है, दैट मीन्स व्हाट, हमारे पास वो कौन सी सीरीज के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ब्रैकेट सीरीज के कॉरेस्पॉन्डिंग है। ओके, सो अगर इस सीरीज की बात करें तो बेटा ये भी किस में लाई करती है, इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है, ठीक है, ये भी इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। नेक्स्ट लास्ट आ जाता है हमारे पास पफंड सीरीज। पफंड सीरीज में बेटा कहाँ लौट कर आएंगे, पांचवें लेवल पर लौट कर आएंगे, ठीक है। पफंड सीरीज में कहाँ पर लौट कर आएंगे, पांचवें लेवल पर लौट कर आएंगे। कहाँ से लौट कर आएंगे, कहाँ से लौट कर आएंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टिल इन्फिनिटी, कहीं से भी लौट कर आ सकते हैं बेटा, बट हमें लौट के कहाँ पर आना है, हमारा घर कहाँ पर है भाई, कहाँ मर्जी चले जाओ, बट पफंड सीरीज का घर कहाँ पर है, 5th लेवल पर है। सो बेटा दिस सीरीज इज ऑल्सो बेसिकली लाइंग इन द इंफ्रारेड रीजन। तो हमने कितनी सीरीज के बारे में पढ़ा बेटा, 5 सीरीज के बारे में पढ़ा, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और आगे वाली पफंड, आगे वाली पफंड। तो अब हमने कुछ कंक्लूजन्स निकाले, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। देखो बढ़िया मस्त एकदम तरीके से बेटा आपके लिए हैशटैग फिजिक्स कोर आर्मी। नोट्स कैसे लग रहे हैं, कमेंट में जरूर बता के जाना बेटा, नोट्स कैसे लगते हैं आपको, कमेंट में जरूर बताकर जाना मैम को, ठीक है। देखिए बेटा लाइमन सीरीज में वैल्यू ऑफ n1 क्या रहती है, यानी कि ये वो वाला लेवल है जहां पर लौट कर आ रहा है कौन, एक्साइटेड एटम बेटा, के एल एम एन एंड सो ऑन, ठीक है, के एल एम एन एंड सो ऑन। यानी कि अगर लाइमन में बात करें तो फर्स्ट पर लौट कर आ रहा है, कहाँ से लौट कर आ रहा है, 2, 3, 4 से लेकर इन्फिनिटी। बामर के केस में सेकंड पे लौट कर आ रहा है, पास्चन के केस में थर्ड पे, ब्रैकेट के केस में 4th पे एंड पफंड के केस में 5 पे, ठीक है। अब बेटा पोजीशंस याद करेंगे, जो लाइमन होती है वो अल्ट्रावायलेट में होती है, बामर जो होती है बेटा विजिबल में होती है, पास्चन इंफ्रारेड, इंफ्रारेड इंफ्रारेड, ये विजिबल और नियर यूवी, नियर यूवी था या नियर इंफ्रारेड था, एक बार चेक कर लेना, नियर यूवी था, ठीक लिखा है मैम ने, नियर यूवी था, ठीक है। सो ये याद कर लेना, वैसे तो विजिबल ही लिखते हैं, वैसे तो हम बामर का विजिबल रीजन ही लिखते हैं, बट सम टाइम्स बेटा कहीं कहीं आपको अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए, देखो अब जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ रहे हो तो वो आपको ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ठीक है, ऐसा सीधा कान की बजाय आपका उल्टा कान भी पकड़ सकते हैं। सो उस केस में आपको सब केसेस पता होना चाहिए, है ना, छोटी से छोटी माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ों की बेटा नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं कंक्लूजन, हमने क्या निकाला भाई कंक्लूजन, कि जब हम 1 पे लौट के आ रहे हैं तो लाइमन सीरीज है, और फर्स्ट लेवल की वैल्यू हमको रटनी चाहिए कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ये सब वैल्यूज किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सेकेंड लेवल के लिए वैल्यू कितनी है बेटा, -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, थर्ड के लिए 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, नेगेटिव में सारी वैल्यूज है, फोर्थ में 0.85 एंड फिफ्थ में 0.54, ठीक है। सेकंड पे लौट के आए बामर, थर्ड पे लौट के आए पास्चन, फोर्थ पे लौट के आए ब्रैकेट एंड फिफ्थ पे लौट के आए पफर। बेटा उसके बाद ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम जो यूजुअली टीचर्स स्किप करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर बोर्ड एग्जाम में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ चुका है तो आपको बेटा छोटी से छोटी चीज़, एक टॉपिक का डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, आप तभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हैं। अदरवाइज अगर आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा होता है, आप बोलते हैं ना मैम वन शॉट से कवर कर लें। अब मैं हमेशा ये बोलती हूँ बेटा
कि जब आपने किसी चैप्टर को पढ़ना है ना, सबसे पहली बार पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, तो वो पहला प्यार कभी भी वन शॉट से नहीं जाग सकता, वो हमेशा डिटेल्ड लेक्चर से ही जागता है। अगर आपने एक चैप्टर को पहले पढ़ रखा है देन गो फॉर द वन शॉट्स, तब वन शॉट्स के लिए जाओ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट अगर आप पहले वन शॉट में चले गए ना और आपने उस चैप्टर का बेटा सी भी नहीं पढ़ रखा, तो बेटा फिर वो चैप्टर में Z फॉर 0 नंबर आएगा, क्योंकि वो फील ही नहीं आता है उस चैप्टर के साथ, आप लिंक्ड ही नहीं हो सकते हो। सो फॉलो वन शॉट्स फॉर रिवीजन, नॉट फॉर डूइंग एनी चैप्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑलवेज प्रेफर बेटा कि आप डिटेल लेक्चर्स को देख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें बेटा लाइमन सीरीज की, तो आप लाइमन सीरीज में देखिए कोरस्पॉन्डिंगली आपके पास जो लेमडा की वैल्यू है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। बट आप लाइमन से बामर आते हैं तो बेटा आपके पास वेवलेंथ क्या करती है, इंक्रीज करती है। जब सीरीज चेंज होता है, जब सीरीज चेंज होता है तो लेमडा की वैल्यू इंक्रीज होती है, जब सीरीज सेम रहता है, जब सीरीज सेम रहता है तो लेमडा की वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है। चलिए अब आता है लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज डी ब्रॉयज एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर्स सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन। क्या है ये, डी ब्रॉय जी ने क्या बताया था, चलो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। बताओ जी क्या बताया था, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अगर रेडिएशन दो मुही है, अगर रेडिएशन दो मुही है, यानी कि एज पार्टिकल एंड एज वेव दोनों की तरह एग्जिस्ट कर सकती है, देन व्हाई नॉट पार्टिकल, व्हाई नॉट मैटर। यानी कि अगर हम बात करें यूनिवर्स इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनर्जी, कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ एनर्जी एंड मैटर। अगर एनर्जी बेटा दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है, देन व्हाई नॉट मैटर कैन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, मैटर कैन ऑल्सो एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। अब मैटर का पार्टिकल नेचर तो हमको पता है, इलेक्ट्रॉन को हम पार्टिकल तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन की बात ही हो गई अब तो, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड एक वेव है, वो किसने बताया था, वो डी ब्रॉय ने बताया था। उसने बोला था यार लड़ो बड़ो नहीं है ना, लड़ो बड़ो नहीं यार, पार्टिकल के साथ भी एसोसिएटेड एक वेव होता है, बट वो कब दिखता है, दिखता इन द सेंस कि वो कब हमारे लिए इफेक्टिव हम मानते हैं उसको, जब बेटा आपके पास, जब आपके पास पार्टिकल कैसा है, माइक्रोस्कोपिक है। लैम्डा इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाई mv। अगर बेटा मास कम होगा तभी तो लैम्डा ज़्यादा होगा ना। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के मास की बात करूं तो 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -31 kg है। तो इसके लिए बेटा जो लैम्डा भी है वो भी क्या है, इफेक्टिव है। लैम्डा भी क्या है, इफेक्टिव है। लैम्डा भी क्या है, इफेक्टिव है। बट अगर आप हमारे मास की बात करें, अब मैं तो नहीं बताऊंगी कि कितना मास है ना, तो अगर आप हमारे मास की बात करें तो बेटा उस केस में लैम्डा इफेक्टिव नहीं। अगर मैं घूम भी रही हूँ मस्त एकदम, इधर से उधर टहल रही हूँ, मेरे पास कुछ स्पीड है, बट फिर भी मेरे साथ जो एसोसिएटेड लैम्डा है वो होगा ज़रूर, बट वो नेग्लिजिबल होगा। मैटर वेव होगी ज़रूर मेरे साथ भी एसोसिएटेड, बट वो नेग्लिजिबल होगी, ठीक है बेटा। यहाँ पे ये बताया गया, डी ब्रॉय जी ने बोला कि जो मैटर वेव्स होती हैं ना, जो मैटर वेव्स होती हैं वो कभी भी स्टेशनरी पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड नहीं हो सकती, स्टेशनरी पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड नहीं हो सकती। मैटर वेव्स के लिए पार्टिकल को क्या होना चाहिए, मोशन में होना चाहिए, ठीक है, मोशन में होना चाहिए, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब डी ब्रॉय एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर्स द सेकंड पोस्टुलेट, हमने डी ब्रॉय को पढ़ लिया, समझ लिया, एक बार ये रिवाइज कर लिया। अब बोहर्स का सेकंड पोस्टुलेट क्या था, बोहर्स का पोस्टुलेट क्या था बेटा, सेकंड वाला, बोहर्स जी ने क्या बोला था कि वो ऑर्बिटल्स अलाउड हैं इलेक्ट्रॉन्स के घूमने के लिए, घूमी घूमी करने के लिए, जिसमें एंगुलर मोमेंटम क्या है, क्वांटाइज्ड है। एल यानी कि mv/r, n क्या है बेटा, क्वांटाइज है, यानी कि nh/2। इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन के पास कितना सर्कुलर मोशन है ना, इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन कितना है वो हमें कहाँ से पता चलता है, एंगुलर मोमेंटम से पता चलता है। सो बेटा उन्होंने क्या बोला, वो क्वांटाइज है, यानी कि वही ऑर्बिटल्स अलाउड होंगे जहाँ पे n की वैल्यू इंटीजर वैल्यू आए, ठीक है। n की क्या वैल्यू आए बेटा, इंटीजर वैल्यू आए। n सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा, इंटीजर है। अगर n 1.5, 2.5, 3.5 एंड सो ऑन बेटा, कभी पॉइंट्स में आंसर नहीं आ सकता n का।
अब इन्होंने इसको कैसे प्रूव किया, वो देखते हैं। मस्त एकदम स्लाइड लेकर आए हैं तुम्हारे लिए। डी ब्रॉय एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर सेकंड पोस्टुलेट। बेटा ये ऐसा वाला रस्सी झूलने का मन तो नहीं कर रहा तुम्हारा ये एनिमेशन देख के, कहीं रस्सी झूलने का मन कर गया हो तुम्हारा? नहीं बेटा, अभी नहीं झूलनी है, ठीक है। बेस्ड ऑन द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड बोहर्स क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स, डी ब्रॉय सजेस्टेड दैट, डी ब्रॉय ने क्या सजेस्ट किया कि हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होगा एक वेव। सो ऑल्सो विद इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो मूविंग अबाउट द न्यूक्लियस, तो उनके साथ भी एसोसिएटेड होगा एक वेव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी तो मूव ही कर रहे हैं, वो कौन सा रेस्ट पे बैठ रखे हैं न्यूक्लियस के पास, है ना, गपशप मार रहे हैं बैठ के एक जगह पर, एकदम चाय पी रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। इलेक्ट्रॉन भी तो मूव कर रहे हैं ना न्यूक्लियस के आसपास, तो उसके साथ भी एसोसिएटेड होगा एक वेव। इलेक्ट्रॉन बिहेव्स मोर लाइक अ वेव ऑन द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग देन लाइक अ पार्टिकल्स। आप अब ये स्ट्रिंग देख रहे हैं, इस स्ट्रिंग पे बेटा बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ये पार्टिकल्स जिस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन भी इस तरीके से ही वाइब्रेट कर रहे हैं, और इन पार्टिकल्स की जगह आप इलेक्ट्रॉन को अज्यूम कर लीजिए, और बेटा ये जो वेव एसोसिएटेड है इन पार्टिकल्स के साथ, ऐसी तरीके की एक वेव आप मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ एसोसिएटेड है, जब इलेक्ट्रॉन्स किस में है, मोशन में है। और इस टाइप की वेव को हम क्या बोलते हैं, मैटर वेव बोलते हैं। जब हम मैटर वेव की बात करते हैं तो बेटा वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल बाय डी ब्रॉय हम किस तरीके से लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई mv लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के केस में तो हमने और स्पेसिफिक की वैल्यू निकाल ली थी, है ना। इलेक्ट्रॉन के केस में हमने तो 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ v, बोलो 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू निकाली थी लैम्डा की इलेक्ट्रॉन के केस में। सिमिलरली मैंने आपको प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए, सबके लिए वैल्यूज निकाल के बताई थी। न्यूट्रॉन के लिए, न्यूट्रॉन न्यूट्रल था, तो उस केस में हमने टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला फॉर्मूला लगाया था, तब हम चार्ज के बेसिस में नहीं गए थे, है ना। तो ये हमारे पास लैम्डा का जनरल फॉर्मूला था। अब अगर मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी है, वो मैं किस तरीके से कर सकती हूँ बेटा, मैं डी ब्रॉय के हेल्प से बोहर के सेकंड पोस्टुलेट को किस तरीके से प्रूफ कर सकती हूँ। अब सोच के देखो कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है और मैं उस ऑर्बिट को कैसे मान लूँ, सर्कुलर मान लूँ, तो बेटा वो क्या कवर करेगा, सर्कमफ्रेंस कवर करेगा 2πrn। बोलो, अगर एक सर्कल की बात करें उसका सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2πrn होता है। तो बेटा 2πrn यानी कि जो सर्कमफ्रेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा की टर्म्स में हम लिखते हैं, यानी कि n टाइम्स ऑफ लैम्डा, n यहाँ पे क्या है बेटा, n इज इंटीजर। अगर मैं बोल रही हूं कि एक इलेक्ट्रॉन के साथ वेव एसोसिएटेड है, तो बेटा कितनी वेव्स कंप्लीट करेगा इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में, दैट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, तो 2πr इज इक्वल्स टू n लैम्डा आ गया, 2πr इज इक्वल्स टू n लैम्डा आ गया, 2πrn इज इक्वल्स टू n लैम्डा आ गया। बेटा अकॉर्डिंग टू, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पूछ लेते हैं, छोटी सी डेरिवेशन है बट इंपॉर्टेंट है बेटा। अब अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 using second and first. So 2πrn is equals to n lambda, n h divided by mv. So बेटा अगर मैं mv को इधर भेज दूं और 2π को नीचे भेज दूं, so बेसिकली ये क्या आ गया, mvrn is equals to nh by 2π, यानी कि बेटा ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम ही तो है। Hence प्रूव्ड, ये क्या आ गया आपके पास, बोहर्स का सेकंड पोस्टुलेट आ गया, ठीक है। दिस इज बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट, ठीक है। हैंस प्रूफ बेटा, बोहर का सेकंड पोस्टुलेट प्रूफ हो गया। सिंपल क्या करना है, 2πrn इज इक्वल्स टू n लैम्डा, बेटा लैम्डा की वैल्यू डी ब्रॉय वेवलेंथ के हिसाब से बेटा पुट कर देनी है। यही तो बोला था ना, डी ब्रॉय की हेल्प से ही तो हम बोहर के सेकंड पोस्टुलेट को प्रूफ कर रहे थे। तो बेटा हमको लैम्डा की वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी इसकी टर्म्स में। सो मैंने mv को इधर भेजा, mvrn क्या होता है बेटा आपके पास, mvrn इज बेसिकली व्हाट, एंगुलर मोमेंटम विच इज कमिंग आउट टू बी nh by 2π, यानी कि एंगुलर मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड है। सो बेटा यानी कि अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस के आसपास कोई ऑर्बिटल है, ये है न्यूक्लियस और ये है कोई ऑर्बिटल, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है,
1 2 3 4 5 6। कितनी वेव्स कंप्लीट करी यहाँ पर मैंने बेटा? दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट वेव लेमडा, यहाँ आ गई सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो n की वैल्यू कितनी है? ये 6 आई। n की वैल्यू कितनी आई? 6 आई। तो बेटा ये ऑर्बिटल क्या होगा? अलाउड होगा। ये ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? दिस ऑर्बिटल विल बी अलाउड। यानी कि इस ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा, अगर इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो वो रेडिएशन लूज नहीं करेगा, एनर्जी को लूज नहीं करेगा। बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो क्या कहता था कि अगर स्टेबल यानी कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं न्यूक्लियस के आसपास, तो वो आपके पास बेटा घूमते घूमते एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे, एनर्जी को लूज नहीं करेंगे। एनर्जी को लूज नहीं करेंगे तो क्या मैं कह सकती हूँ वो स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहे हैं? तो बेटा इसी को डी ब्रॉय ने प्रूव किया अलग तरीके से, ठीक है? डी ब्रॉय ने अपने हिसाब से इसको प्रूव किया, सेम थिंग सेम चीज। अब अगर मैं बोलूं कि आपके पास कोई इस तरीके का केस है, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बट आप मुझे बताना इज इट अलाउड? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना बेटा कि क्या ये अलाउड होगा ऑर्बिटल, येस और नो। ये वाला ऑर्बिटल अलाउड होगा, येस और नो, ठीक है? चलिए, सो दिस वाज द क्वांटम कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कि एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है? क्वांटाइज्ड रहता है, ठीक है? सो एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है? क्वांटाइज्ड रहता है। सो इसी के साथ बेटा हमारा एटम्स चैप्टर होता है फिनिश। आई होप आपने इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। हमने मॉडर्न फिजिक्स में डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर एंड एटम्स को फिनिश कर लिया है। अब बहुत ही जल्द बेटा हम नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए लेकर आने वाले हैं, दैट इज ऑफ न्यूक्लियाई। फिर न्यूक्लिया के बाद हम सेमीकंडक्टर की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम वापस आ जाएंगे बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरफ। सो उससे पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम अभी मुझे और डिटेल में पढ़ना है, आपसे मुझे और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मुझे मैम सिलेक्शन की तरफ बढ़ना है, सो उस केस में बेटा आपको क्या करना है? आपको तेजस्वी साइंस बैच में इनरोल करना है, इफ़ नॉट डन येट। आपको कम्युनिटी पर जाकर पहले तो K12 कैटेगरी में अर्शप्रीत बाय फिजिक्स बाय अर्शप्रीत मैम को ज्वाइन कर लेना है, यानी कि इस ग्रुप को बेटा ज्वाइन कर लेना है आपको कम्युनिटी पर। यहाँ पर आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाते हैं। इसमें ऑलरेडी 100+ स्टूडेंट हो गए, अभी इस ग्रुप को बहुत ही थोड़ा टाइम हुआ है। सो स्टूडेंट्स एक्टिवली यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नोट्स को डाउनलोड कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। सो इसको ज्वाइन कीजिएगा। एंड दिवाली के कारण बेटा द मेगा सेल इज स्टिल गोइंग ऑन। सो आपको अभी भी भारी छूट मिल सकती है, आपको 25% का ऑफ मिल सकता है यूजिंग दिस कोड Y549। मस्ट इनरोल बैचेज हैं। अगर अभी तक आपने तेजस्वी साइंस बैच में या तेजस्वी इंग्लिश एंड GT बैच में इनरोल नहीं किया तो करिए इनरोल। Y549 कोड लगाइए एंड आपके लिए मैक्सिमम रिबेट्स मिलेगा। अगर आप प्रीमियम क्वालिटी का कंटेंट चाहते हैं, अब मैम बोलेंगे मैम ये प्रीमियम नहीं है, ये भी प्रीमियम है, पर बेटा जो पेड में आपको कंटेंट मिलता है उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा रहती है, 1-to-1 लाइव इंटरेक्शन ज़्यादा रहती है, डाउट सॉल्विंग ज़्यादा रहती है, एक पर्सनल टच आप टीचर के साथ फील कर सकते हैं, है ना, एक कनेक्शन फील कर सकते हैं। और जब एक आपको पर्सनल गाइड मिलता है ना तो उसमें बेनिफिट ये रहता है बेटा कि एक चांस बढ़ जाता है सिलेक्शन का। कभी कभी अगर मैं ऑफलाइन की बात करूं तो मैंने ये चीज़ बहुत फील करी है कि ऑफलाइन में कहीं ना कहीं हमें इतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं फील हो पाता। बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में बेटा मैंने भी पढ़ाई करी है, बट अल्टीमेटली वहाँ से मुझे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। मैं सच बता रही हूँ, वहाँ से कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर मैं कहीं ना कहीं लास्ट बेंच पर बैठती थी, या ऐसा सोच लो मिड बेंच में भी बैठ रही हूँ, ऐसा मैं सोच लो मैम लास्ट बेंचर थे आप, बैक बेंचर थे आप। ऐसी बात नहीं है बेटा, आप चाहे आगे बैठो चाहे पीछे बैठो, एक वो अंदर से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए डाउट पूछने का। जब तक आप अपने अंदर वो नहीं लेकर आएंगे ना, आपके कितने डाउट्स अनएड्रेस रह जाते हैं। और अब ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर इट इज़ अ बिग एडवांटेज। इवन अगर आप हमारी ऐप की भी बात करेंगे, उसमें हैंड रेज का ऑप्शन है, उसमें एक अलग से बेटा सेक्शन है डाउट का। वो डाउट जब आप पूछते हैं तो पूरी क्लास को वो डाउट नहीं दिखता, वो सिर्फ टीचर को वो डाउट दिखता है, तो आप एक पर्सनल कनेक्ट फील कर पाते हैं टीचर के साथ। सो कम इन द बैचेस यार, यू विल फील द डिफरेंस, यू विल फील दैट प्रीमियम थिंग, है ना। सो यूजिंग दिस कोड बेटा इनरोल कीजिए। महापैक में भी इनरोल कर सकते हैं, महापैक का बेनिफिट ज़्यादा रहता है, इसमें बुक्स भी इंक्लूडेड होती हैं ना। बुक्स के साथ साथ आपके पास जितने भी मल्टीपल बैचेस आएंगे कोर्सेज के रिलेटेड वो सब इंक्लूड रहेंगे। सो कम एंड इनरोल इन इट बेटा। यू कैन कॉन्टैक्ट मी
on this email ID for all your queries on the arshpreet.singh@adda247.com. इस email ID पे आप मेरे साथ connect कर सकते हैं. Thank you so much for attending today's class. अभी कल आपके लिए क्लास आएगी बेटा 6 PM के स्लॉट पर CUT की, जिसमें हम फर्दर आई गेस 116 से 130 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो उस क्लास को जरूर से जाकर देखिएगा. ठीक है, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट. दैट सीरीज इज नॉट ओनली फॉर CUT. आई विल से कि आप अगर उस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो वो आपको बोर्ड में जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड सेक्शन वाले क्वेश्चंस रहेंगे उनको क्रैक करने में बहुत हेल्प करने वाली है. ठीक है, सो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से छोड़कर जाना. लव यू ऑल. हैशटैग फिजिक्स कोर आर्मी, हैशटैग फिजिक्स कोर आर्मी. बहुत ही जल्द आपको मिलने वाला है पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन ऑफ एटम्स. सो स्टे ट्यून, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय.